वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार को देख रहे थे। अब इस आधुनिक बिहार के अंतर्गत हम लोग चंपारण के क्षेत्र तक आ चुके हैं। 1917 का जो चंपारण आंदोलन था उस समय में आ चुके हैं। लेकिन इसे कंटिन्यू करने के पहले हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के, मध्यकालीन बिहार के इतिहास के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम लोग देखते हैं जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हैं। उसके बाद यह मध्यकालीन बिहार का जो इतिहास है वह पूरी तरह से एक एक चीज़ समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार कुछ कुछ जो टॉपिक एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे छूटे हुए, वो हम लोग ऐड कर देंगे और इस प्रकार कहीं से भी कोई प्रश्न आए छूटने का कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे। उसके पहले कुछ मध्यकालीन बिहार के कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? इब्ने बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ पे दफन किया गया? बिहार शरीफ में। बिहार आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? मोमिन आरिफ। तो बिहार आने वाले पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ। मनेर की विजय से किसका संबंध है? सूफी संत ताज फकीह का। तो मनेर की विजय से सूफी संत ताज फकीह का संबंध है। बख्तियार खिलजी ने पटना के पास एक बख्तियारपुर शहर की स्थापना की थी। तो बख्तियारपुर शहर की स्थापना किसने की थी? इब्ने बख्तियार खिलजी ने। सल्तनत काल में बिहार के प्रांतपति कौन कौन थे? तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक, हातिम खां। तो सल्तनत काल में बिहार के प्रांतपति थे तुगान खां, कुतुबुद्दीन ऐबक, हातिम खां। फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिहार शरीफ से। तो फिरोज शाह तुगलक का जो फारसी अभिलेख है वह बिहार शरीफ से प्राप्त हुआ है। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग 13वीं शताब्दी में किया गया। तो बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग 13वीं शताब्दी में किया गया। वर्तमान बिहार के लिए बिहार का नाम सबसे पहले उल्लेख किस पुस्तक में है? तो मिनहाज के द्वारा लिखा गया तबकाते नासरी में। मिनहाज के द्वारा लिखा गया तबकाते नासरी में। बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक राज्य विस्तार करने वाला मुगल बादशाह कौन? दिल्ली सल्तनत का बादशाह कौन था? सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी जो कि अफ़गानी था और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो बिहार में सैनिक अभियान करके अपना राज्य विस्तार मुंगेर तक फैलाया था। बख्तियार खिलजी का पहला पड़ाव कहाँ पे था? मनेर में। तो बख्तियार खिलजी ने अपना पहला पड़ाव मनेर में स्थापित किया। बिहार शरीफ में स्थित मलिक बयां के मकबरी की विशेषता क्या है? तो इसकी सलामी दीवार और लंबूतरा गुंबद। तो बिहार शरीफ में स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशेषता है इसकी सलामी दीवार और लंबूतरा गुंबद। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? मखदूम यहिया का। तो मनेर स्थित बड़ी दरगाह में मखदूम यहिया का मजार है। दलपत शाही यह किससे संबंधित है? उज्जैनिया राज्य से। तो भोजपुर, बक्सर, डुमरांव, बिहिया, इसके आसपास का जो उज्जैनिया राज्य था उसका संबंध दलपत शाही राजवंश से था। तुगलक, सूर और मुगलों से चेरों का संघर्ष हुआ। तो चेर साम्राज्य का संघर्ष किससे हुआ? चेर जनजातियों का संघर्ष तुगलक, सूर और मुगल साम्राज्य से हुआ था। शेर शाह को मुगलों से संघर्ष में किसने मदद किया? तो चेरो शासक ने। तो चेरो शासक ने शेर शाह को मुगलों से संघर्ष में मदद किया। बिहार के शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में राज करने वाली जनजाति थी चेरो जनजाति। तो बिहार के शाहाबाद, सारण, चंपारण
और मुजफ्फरपुर में राज करने वाली जनजाति कौन थी? तो चेरो जनजाति। जगदीशपुर के मेलों की शुरुआत किसने की थी? चेर राजा फूलचंद ने। तो जगदीशपुर के मेलों की शुरुआत चेर राजा फूलचंद ने की थी। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक, भोजपुर, बक्सर, डुमरांव, बिहिया, इन सभी के उज्जैनिया वंश का संस्थापक था सतन सिंह। कौन था? सतन सिंह। इसका मूल नाम था देवराज। सतन सिंह का मूल नाम था देवराज। भोजपुर के उज्जैनियों की राजधानी थी ढावा, बिहटा और बक्सर। तो भोजपुर के उज्जैनियों की राजधानी थी ढावा, बिहटा और बक्सर। भोजपुर के उज्जैनी शासक कौन कौन से थे? तो संग्राम देव, राजा रामशाही और राजा नारायण मल। तो भोजपुर के उज्जैनी कुछ शासक थे संग्राम देव, राजा रामशाही और राजा नारायण मल। चांद और मुंड मुंडेश्वरी एवं चांद और मुंड चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं। और ये किससे संबंधित हैं? तो चेरो जनजाति से। तो चेरो जनजाति से संबंधित है चांद और मुंड, जो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हुए हैं। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन किसका है? नुहानी कबीलों का। तो बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन है नुहानी कबीले का। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? मोहम्मद नुहानी ने। तो शेर शाह को शेर खां की उपाधि मोहम्मद नुहानी ने दी। शेर शाह सूरी ने कौन कौन से कार्य किए थे? तो शेर शाह सूरी ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी, सिकंदरी गज और सन डंडी का प्रयोग किया था मापने के लिए। तो मापने के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। पूरे जो जहाँ जहाँ रुपया का प्रचलन है, जैसे कि श्रीलंका, भारत, सेशेल्स, इन सभी इलाकों में, नेपाल, जहाँ रुपया चलता है, यह सभी प्रचलन किसका द्वारा किया गया? शेर शाह के द्वारा। ग्रैंड ट्रंक रोड अर्थात जीटी रोड, जिसे सड़के आजम कहते हैं, इसका निर्माण किसने किया? शेर शाह सूरी में। देश की भूमि का सर्वेक्षण और साथ ही साथ किसानों के लिए काबूलियत और पट्टा देने की शुरुआत भी शेर शाह सूरी ने किया। शेर सहस्राम अर्थात सासाराम किस लिए प्रसिद्ध है? तो शेर शाह सूरी, हसन खां सूर और इस्लाम शाह। तो सासाराम अर्थात सहस्राम प्रसिद्ध किसके लिए है? शेर शाह सूरी, हसन खां सूर और इस्लाम शाह। शेर शाह के मकबरे के बारे में देखा जाए तो यह एक झील के बीच अष्टकोणीय चौकोर चबूतरा पर बना एक मकबरा है, जिसकी चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है और छत पर एक भव्य गुंबद है। यह गुंबद बाहर से काट के उसी डिजाइन में रखा गया है, वहाँ पे केवल रख दिया गया है। तो शेर शाह का मकबरा जो है एक झील के बीच में एक अष्टकोणीय चौकोर चबूतरा पर बना मकबरा है, जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हैं और छत पर एक भव्य गुंबद है। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बड़न किसके समकालीन थे? तो शेर शाह सूरी एवं इस्लाम शाह के। तो सुप्रसिद्ध सूफी संत शेर बड़न किसके समकालीन थे? शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह के। अष्टकोणीय मकबरे की श्रृंखला में सबसे अंतिम मकबरा किसका था? इस्लाम शाह का। तो अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में सबसे अंतिम मकबरा था इस्लाम शाह का। अकबर ने पटना के युद्ध के बाद बिहार में दाऊद खां करारानी से निपटने के लिए किसे छोड़ दिया? मुनीम खां को। तो अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में दाऊद खां करारानी से निपटने के लिए पटना में किसे छोड़ दिया? मुनीम खां को। 1580 ईस्वी में बिहार के सूबेदार कौन थे? तो खाने आजम मिर्ज़ा अजीम कोका। तो 1580 ईस्वी में बिहार का सूबेदार था खाने आजम मिर्ज़ा अजीम कोका। अकबर के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना था।
तो अकबर के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र था। अकबर के समय जगदीशपुर के दलपत शाही के उज्जैनी राजा शहबाज खां का विद्रोह हुआ। तो अकबर के समय जगदीशपुर के दलपत शाही के उज्जैनी राजा शहबाज खां का विद्रोह हुआ। मनेर की बड़ी दरगाह में किसने भ्रमण किया था? तो बाबर ने। तो मनेर की बड़ी दरगाह में बाबर ने भ्रमण किया था। मनेर में बंगाल के सुल्तान से किसने भेंट किया था? हुमायूं ने। तो मनेर में बंगाल के सुल्तान से हुमायूं ने भेंट किया था। अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण किसने स्थापित किया? तो शाहजहां। तो अपने बिहार के विद्रोह के क्रम में शाहजहां ने बिहार में शरण स्थापित किया था। बिहार का सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत कौन है? तो हाजीपुर का जामा मस्जिद। तो हाजीपुर का जामा मस्जिद बिहार का सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत है। बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण किसके काल में समाप्त हो गया? तो फारुखसियर के काल में। तो बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण मुख्यतः फारुखसियर के काल में समाप्त हो गया। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किसके काल में बिहार की यात्रा किया? जहांगीर के काल में। तो ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जहांगीर के काल में बिहार की यात्रा किया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ बिहार में अकबर के शासनकाल में यात्रा किया था। तो ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ ने अकबर के शासनकाल में बिहार की यात्रा किया था। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था? मिर्ज़ा अजीज कोकलतास। तो मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना? मिर्ज़ा अजीज कोकलतास। मुगल कालीन बिहार के गवर्नर कौन कौन बने थे? शुजात खां, सईद खां और मुकर्रब खां। तो मुगल कालीन बिहार के गवर्नर थे शुजात खां, सईद खां और मुकर्रब खां। अंग्रेज़ों के संरक्षण में बिहार में राज्याभिषेक किसका हुआ? शाह आलम द्वितीय का। तो अंग्रेज़ों के संरक्षण में बिहार में राज्याभिषेक शाह आलम द्वितीय का हुआ। मुगल काल में बिहार में व्यापार कहाँ कहाँ से चल रहा था? एशिया, अफ्रीका और यूरोप। तो मुगल काल में बिहार में व्यापार एशिया, अफ्रीका और यूरोप में चला था। बिहार के मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा का निर्माण किससे हुआ था? लाल पत्थर से। अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का भी इसमें प्रभाव था। इसके निर्माता कौन थे? इब्राहिम खां काकर। जहांगीर के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था और जहांगीर के शासनकाल में यह इब्राहिम खां काकर बिहार के प्रांतपति था। 1556 से 1557 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता को पुरस्कार स्वरूप मिथिला के प्राप्त हुआ। तो 1556 से 1557 ईस्वी में अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें पुरस्कार स्वरूप मिथिला दे दिया। मिथिला। शाहजहां के काल का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खां। शाहजहां के काल में सूबेदार कौन था? शाइस्ता खां। अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1575 ईस्वी से लेकर 1576 ईस्वी तक। तो अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1575 से 1576 ईस्वी में। तो ये तो था कुछ जो मध्यकालीन बिहार का कुछ टॉपिक था। अब हम लोग इस आधुनिक बिहार को फिर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए इस आधुनिक बिहार को कंटिन्यू करें। 5 जुलाई 1930 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हुए और उन्हें 6 महीने की सज़ा हुई। तो 5 जुलाई 1930 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हुए और उन्हें कितने महीने की सज़ा हुई? 6 महीने की। 5 मई 1931 ईस्वी को गांधी इरविन सम्मेलन हुआ और उसके बाद गोल मेज सम्मेलन भी हुआ। तो 5 मई 1931 ईस्वी को
गांधी इरविन सम्मेलन और गोल मेज सम्मेलन हुआ। 4 जनवरी 1932 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, कृष्ण वल्लभ सहाय आदि क्या हो गए, तो बंदी बना लिए गए। तो 4 जनवरी 1932 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और कृष्ण वल्लभ सहाय ये सभी बंदी बना लिए गए और मोतिहारी में गोली कांड हो गया। कहाँ पे गोली कांड हुआ? मोतिहारी में। जनवरी 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के विरुद्ध हरिजनों ने गांधी जी के आह्वान पर गांधी जी के हरिजन के उद्धार का आह्वान किया। तो जनवरी 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक जो उसने पंचांग की घोषणा की थी, तो इसके विरुद्ध हरिजनों ने गांधी जी के आह्वान पर क्या किया? तो गांधी जी के आह्वान पर गांधी जी ने हरिजनों के आह्वान पर गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार का आह्वान किया। बिहार में हरिजन सेवक संघ खोला गया। तो हरिजन सेवक संघ कहाँ पे खोला गया? बिहार के राजधानी पटना में। 12 जुलाई 1933 ईस्वी को महात्मा गांधी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा। तो 12 जुलाई 1933 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा। 7 जुलाई 1934 ईस्वी को तो 7 जुलाई 1934 ईस्वी को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा को स्थगित करने की सलाह दी। तो 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा को स्थगित करने की सलाह दी और 18 मई 1934 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन स्थगित हो गया। तो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन को 18 मई 1934 ईस्वी को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समर्थन दिया और बिहार में यह आंदोलन स्थगित हो गया। 1927 ईस्वी में पटना युवक संघ की स्थापना हुई और 1929 ईस्वी तक इसकी शाखाएं बिहार के कई जगहों में स्थापित हो गई। तो 1927 ईस्वी में पटना युवा संघ की स्थापना हुई और 1929 ईस्वी तक इसकी शाखाएं बिहार के कई जगहों में स्थापित हो गई। 1922 से 1923 ईस्वी के बीच किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण ने की। तो 1922 से 1923 ईस्वी में किसान सभा का गठन किसने किया? तो मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 ईस्वी को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 ईस्वी को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद इसके पहले अध्यक्ष बने। तो नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद इसके पहले अध्यक्ष बने। 1929 ईस्वी को सरदार पटेल बिहार आए और किसानों में चेतना जगाने का काम किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार कब आए थे? 1929 ईस्वी में और किसानों में चेतना जगाने का काम किया। सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से एक राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना सितंबर 1932 ईस्वी में हुई। तो सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से एक राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना सितंबर 1932 में हुई। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए किसान सभा ने 1933 ईस्वी में एक जांच कमेटी का गठन किया। तो किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए किसान सभा ने
1933 ईस्वी में एक जांच समिति का गठन किया। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन बने? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। और महासचिव कौन बने? एन.जी. रंगा। तो अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव बने एन.जी. रंगा। 1936 ईस्वी में किसान सभा की सदस्यता 2,50,000 तक पहुंच गई थी। तो 1936 ईस्वी में किसान सभा में कितने लोग शामिल हो गए थे? तो लगभग 2,50,000। 1937 ईस्वी के चुनाव के बाद तो 1937 ईस्वी के चुनाव के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल और किसान सभा के बीच मतभेद होने के कारण चंपारण, सारण और मुंगेर जिला कांग्रेस कमेटियों ने अपने सदस्यों की किसान सभा के जुलूसों में भाग लेने से रोक दिया। तो 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल और किसान सभा के बीच मतभेद होने के कारण चंपारण, सारण और मुंगेर की जिला कांग्रेस समितियों ने अपने सदस्यों को किसान सभा के जुलूसों में भाग लेने से रोक दिया। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बहियाटाल के इलाके के किसानों ने जमींदारी की उन्मूलन को मांग के लेकर एक बृहत आंदोलन आरंभ किया। तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बहियाटाल के इलाके के किसानों ने जमींदारी की उन्मूलन की मांग को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन को शुरुआत किया। दिसंबर 1919 ईस्वी में जमालपुर में मजदूरों की हड़ताल हुई। तो दिसंबर 1919 ईस्वी में जमालपुर में मजदूरों की हड़ताल हुई। 1920 ईस्वी में एस.एन. हल्दर तथा व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो 1920 ईस्वी में एस.एन. हल्दर तथा व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1920, 1922, 1925 और 1928 ईस्वी में जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील और अन्य मिल में हड़ताल हुई। तो 1920, 1922, 1925 और 1928 ईस्वी में जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील और अन्य मिलों में क्या हो गई? तो हड़ताल हो गई। 1929 ईस्वी में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को 7 साल के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया। तो 1929 ईस्वी में झारखंड के झरिया में, उसमें बिहार में ही था, तो झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को 7 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया। 1939 से 1940 ईस्वी में झरिया, धनबाद और जमशेदपुर में अनेक बार हड़ताल हुई। तो 1939 से 1940 ईस्वी में झरिया, धनबाद और जमशेदपुर में अनेक बार हड़ताल हुई। मजदूर आंदोलन से कुछ राष्ट्रीय नेता जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल बारी सिद्दीकी और जयप्रकाश नारायण रंगमंच पर उतरे। तो मजदूर आंदोलन से कुछ राष्ट्रीय नेताओं का उदय हुआ, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल बारी सिद्दीकी और जयप्रकाश नारायण। 1928 ईस्वी में मजदूर आंदोलन को ख़त्म करने में सुभाष चंद्र बोस ने बड़ी भूमिका अदा की। 1931 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसवंत सिंह आदि ने रामानंद मिश्रा के साथ बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना की। तो 1931 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी, राम शरण सिंह, गंगा शरण सिन्हा
जोगेंद्र शुक्ला, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसंत सिंह, इन सभी ने रामानंद मिश्रा के साथ बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन की स्थापना की। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। तो 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, जबकि सचिव कौन बने? जयप्रकाश नारायण। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने आचार्य नरेंद्र देव, जबकि सचिव बने जयप्रकाश नारायण। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक 20 अक्टूबर 1940 ईस्वी को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक कहाँ पे हुई? पटना में। तो 20 अक्टूबर 1940 ईस्वी को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई। बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता 1942 ईस्वी तक कैद हो चुके थे, कैद किए जा चुके थे। तो बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के मुख्य नेता 1942 ईस्वी तक कैद किए जा चुके थे। खादी के प्रचार और राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए पटना युवक संघ की स्थापना मनिंदर राय के नेतृत्व में हुआ। तो खादी के प्रचार और राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए पटना युवक संघ की स्थापना मनिंदर राय के नेतृत्व में हुआ। 1930 ईस्वी में उच्च वर्ग के लोग सुशिक्षित, आर्थिक मामलों में संपन्न, ब्रिटिश सरकार के साथ अच्छा संबंध था, लेकिन इनकी संख्या क्या थी? तो सीमित थी। तो 1930 ईस्वी में उच्च वर्ग के लोग सुशिक्षित थे, आर्थिक मामलों में संपन्न थे और ब्रिटिश सरकार के साथ इसका अच्छा संबंध भी था, लेकिन इनकी संख्या क्या थी? तो लिमिट थी, सीमित थी। लेकिन 3 पिछड़ी जातियां यादव, कुर्मी और कोयरी की जन आंदोलन में भागीदारी बढ़ी और उन्होंने त्रिवेणी संघ नामक एक संगठन की स्थापना की विधिवत रूप से 1936 ईस्वी में। तो याद रखेंगे कि 3 पिछड़ी जातियां यादव, कुर्मी और कोयरी, इन तीनों ने मिलकर जन आंदोलन में अपनी भागीदारी बढ़ाई और उन्होंने त्रिवेणी संघ नामक एक संगठन की स्थापना की 1936 ईस्वी में। त्रिवेणी संघ में चौधरी JNV मेहता, सरदार जगदेव सिंह, शिवपूजन सिंह, इन सभी ने सक्रिय भूमिका निभाई। तो त्रिवेणी संघ में किन किन लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई? तो JNP मेहता, सरदार जगदेव सिंह, शिवपूजन सहाय। त्रिवेणी संघ की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन बने? दासू सिंह। तो त्रिवेणी संघ के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बने दासू सिंह। मुस्लिम जाति में बुनकर अर्थात मोमिन, जो पिछड़ी जाति के हैं, राजनीतिक चेतना जगाने में सक्रिय रहा। मुस्लिम जाति में मोमिन, जिसे बुनकर कहते हैं, वो एक पिछड़ी जाति है जो राजनीतिक चेतना जगाने में सक्रिय रहा। 1930 ईस्वी में एक अन्य दल बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी भी सक्रिय रहा, जिसके नेता प्रसिद्ध इंटरप्रेन मोहम्मद यूनुस के हाथ में था। किसके हाथ में? मोहम्मद यूनुस। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग की असफलता और बहुसंख्यक दल कांग्रेस के द्वारा सरकार नहीं बनाने के कारण मोहम्मद यूनुस ने अल्पकालिक सरकार की गठन की और दूसरी सबसे बड़ी दल बन गई। 1937 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने सरकार का गठन कर दिया। तो 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग की असफलता और बहुसंख्यक दल कांग्रेस के द्वारा सरकार नहीं बनाने के कारण मोहम्मद यूनुस ने अल्पकालिक सरकार की गठन की और दूसरी सबसे बड़ी दल बन गई। 1937 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने एक नई सरकार का गठन किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने
1937 ईस्वी में बिहार भ्रमण करके मुस्लिम लीग के लिए सदस्यता अभियान छेड़ा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 ईस्वी में बिहार भ्रमण करके मुस्लिम लीग के लिए एक सदस्यता अभियान को छेड़ा था। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। तो 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 ईस्वी में। तो बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई। ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया। तो ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज्य के मुद्दे को असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी, इन सभी नेताओं ने अपनी विधायिका के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। तो असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी, इन सभी नेताओं ने अपनी विधायिका के चुनाव की उम्मीदवारी वापस ले ली। महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रज नंदन ने अदालतों का बहिष्कार किया। तो महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रज नंदन ने अदालतों का बहिष्कार किया। राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई थे राय साहब महेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद के भाई थे राय साहब महेंद्र प्रसाद। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया। तो राजेंद्र प्रसाद के भाई थे राय साहब महेंद्र प्रसाद। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी राय साहब की उपाधि लौटा दी, साथ ही साथ अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज के मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी और मोहम्मद शफी ने अपना नाम कटवा लिया। तो असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज के मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी और मोहम्मद शफीन ने अपना नाम कटा लिया। नाम कटाने वाले छात्रों के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य बने राजेंद्र प्रसाद। तो जो लोग इसी कॉलेज को छोड़ दिए थे, तो उनके लिए एक अलग महाविद्यालय की स्थापना की गई पटना गया रोड पर, और इसके प्राचार्य कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 15 छात्र कॉलेज त्याग करके मजहरुल हक के पास मार्गदर्शन के लिए चले आए। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 15 छात्र कॉलेज को त्याग करके मजहरुल हक के पास कहाँ पे चले आए? मार्गदर्शन के लिए चले आए मजहरुल हक के पास। मजहरुल हक ने दीघा में अपने दोस्त खैरू मियाँ को दान की गई जमीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो वह किया मजहरुल हक ने। तो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 15 छात्रों ने अपने कॉलेज को त्याग दिया और मजहरुल हक के पास मार्गदर्शन हेतु आए। मजहरुल हक ने दीघा में अपने दोस्त खैरू मियाँ को दान दी गई जमीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो मजहरुल हक ने दीघा में अपना एक दोस्त खैरू मियाँ को ज़मीन दान में दिया था। तो उसी ज़मीन पर क्या किया गया? तो सदाकत आश्रम का निर्माण किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज के मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी और मोहम्मद शफीन ने अपना नाम कटवा लिया था। नाम कटाने वाले छात्रों के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुई।
और इसके बाद प्राचार्य कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के 15 छात्र मजहरुल हक के पास क्या करने आए? मार्गदर्शन के लिए आ गए। मजहरुल हक ने दीघा में अपने दोस्त खैरू मियाँ को दान की गई जमीन पर सदाकत आश्रम स्थापना की मांग की। तो 26 जुलाई, एक सेकेंड, अब देखिए, मजहरुल हक ने दीघा में अपने दोस्त खैरू मियाँ को दान की गई जमीन पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। सदाकत आश्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी चरखा बनाने हेतु और राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय बना। तो जो सदाकत आश्रम था वह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चरखा बनाने और राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्यालय बना। 6 फरवरी 1921 ईस्वी को राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन किया। तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में महात्मा गांधी ने बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन किया। बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति मजहरुल हक बने और कुलपति बने ब्रजकिशोर प्रसाद। तो बिहार विद्यापीठ के जो कुलाधिपति कौन बने? मजहरुल हक, जबकि कुलपति बने ब्रजकिशोर प्रसाद। 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदस्यता आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला। तो 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने पटना के सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला, जिसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय भावना का प्रचार करना, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार करना और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना। बिहार विद्यापीठ से मैट्रिक से बीएससी तक 25,000 से अधिक छात्र संबंध रहे। नवंबर 1921 ईस्वी में युवराज प्रिंस चार्ल्स भारत आए और 22 दिसंबर 1922 को पटना आए। तो नवंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस चार्ल्स भारत आए और 22 दिसंबर 1922 ईस्वी को पटना आए। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जब चौरी चौरा कांड हो गया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, तो उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 10 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जुलाई 1922 को मौलाना मजहरुल हक को भी मदरलैंड में प्रकाशित एक लेख के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। तो 26 जुलाई उसी साल 26 जुलाई 1922 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक को भी मदरलैंड में प्रकाशित एक लेख के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्की में कमाल पाशा ने खिलाफत का अंत कर दिया था, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था। तो तुर्की में कमाल पाशा ने खिलाफत का अंत कर दिया, जिस कारण इसका खिलाफत आंदोलन खत्म हो गया। असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था।
जिसका सबसे विशेष प्रभाव मुजफ्फरपुर, आरा, गया, मुंगेर, पूर्णिया तथा किशनगंज था। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन से तिरहुत सबसे अधिक प्रभावित था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, जबकि इसका सबसे विशेष प्रभाव मुजफ्फरपुर, आरा, गया, मुंगेर, पूर्णिया और किशनगंज था। इस सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन का सबसे ज़्यादा व्यापक प्रभाव कहाँ पड़ा? तिरहुत प्रमंडल में। फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद ने इमारत शरिया की संस्था का गठन किया। तो फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद ने इमारत शरिया नामक एक संस्था का गठन किया। इमारत शरिया में बिहार एवं मुसलमानों ने धार्मिक और सामाजिक मामले बिना सरकारी सहयोग के निर्णय लेने और समाधान करने की व्यवस्था थी। तो इमारत शरिया में बिहार और उड़ीसा के मुसलमानों के द्वारा धार्मिक और सामाजिक मामले में बिना सरकारी सहायता के निर्णय लेने और समाधान करने की व्यवस्था थी। असहयोग आंदोलन में भागलपुर में दीप नारायण सिंह, मुंगेर जिला में शाह मोहम्मद जुबैर और मुजफ्फरपुर में मोहम्मद शफी ने इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन में 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया जिले में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो चित्तरंजन दास। तो 1922 ईस्वी में बिहार के गया जिले में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि विधायिका में प्रवेश के पक्षधर थे और उन्होंने स्वराज दल का गठन किया था। तो बिहार में तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि विधायिका में प्रवेश करने के पक्षधर थे और उन्होंने स्वराज दल का गठन किया था। याद रखेंगे, स्वराज दल। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी को स्वराज दल का गठन हुआ। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन कौन रहे? नारायण प्रसाद और सचिव बने अब्दुल बारी। तो बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष बने नारायण प्रसाद और सचिव बने अब्दुल बारी। स्वराज दल की पहली बैठक 2 जून को पटना में हुई। तो स्वराज दल की पहली बैठक 2 जून 1923 ईस्वी को पटना में हुई। नवंबर 1923 ईस्वी में विधानमंडल के आम चुनावों में विधानसभा के 8 और विधान परिषद के 10 स्थान स्वराज पार्टी को प्राप्त हुआ। तो नवंबर 1923 ईस्वी में विधानमंडल के आम चुनावों में विधानसभा के 8 और विधान परिषद के 10 स्थान स्वराज पार्टी को प्राप्त हुआ। दिसंबर 1923 ईस्वी तक स्वराज दल विफल हो चुका था। तो दिसंबर 1923 ईस्वी तक जो स्वराज दल था वह असफल हो चुका था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसमें साइमन गो बैक के नारे लगे थे लाला लाजपत राय के द्वारा। तो 1923 ईस्वी में 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। सर जॉन साइमन पर आधारित यह एक सदस्यीय आयोग था, जिसमें भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 की प्रगति की जांच करने के उद्देश्य से संगठित हुआ था। तो सर जॉन साइमन पर आधारित यह जो साइमन कमीशन था एक सदस्यीय आयोग था जो भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 की प्रगति की जांच करने के लिए आया हुआ था। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन के पटना पहुंचने पर क्या हुआ? विरोध हुआ। तो जब 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन पटना पहुंचा तो पहुंचते ही उसका खासा विरोध हुआ।
सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला लिया गया। तो 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला ले लिया गया। हालांकि यह नहीं चला। 26 जनवरी 1930 को बिहार में भी स्वाधीनता दिवस उत्सव से मनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार में भी स्वाधीनता दिवस उत्साह से मनाया गया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। कहाँ पे? तो समुंदर के लिए। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी को सजा प्राप्ति हुई और 5 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ किया और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने नमक कानून के उल्लंघन के लिए सत्याग्रह आरंभ किया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1928 को चंपारण में, और सारण जिलों से ही इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया था। तो बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिलों से महात्मा गांधी ने किया और इसकी शुरुआत नमकीन मिट्टी से बनाकर भी की गई। 16 से 21 अप्रैल 1931 ईस्वी के बीच अनेक प्रदर्शन हुए, जिसमें 13,000 लोग कैद कर लिए गए। तो 16 से 21 अप्रैल 1930 ईस्वी के बीच अनेक प्रदर्शन हुए, जिसमें 13,000 लोगों को कैद कर लिया गया। 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। तो 4 मई 1930 ईस्वी को एक बार फिर से गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। 9 मई 1930 ईस्वी को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के सामने धरने का प्रस्ताव रखा और 16 मई 1930 ईस्वी से इसका कार्यान्वयन भी चालू हो गया। तो 9 मई 1930 ईस्वी को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के सामने धरना देने का प्रस्ताव किया और 16 मई 1930 ईस्वी से इसका क्रियान्वयन भी चालू हो गया। 16 मई 1930 ईस्वी से इसका क्रियान्वयन भी चालू हो गया। विदेशी वस्तुओं और स्वदेशी के प्रचार में छपरा जेल के कैदियों ने कई दिन नंगी हड़ताल जारी की। तो विदेशी वस्तुओं और स्वदेशी के प्रचार के संबंध में छपरा जेल के कैदियों ने कई दिन तक नंगी हड़ताल जारी की। मई 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन बने? सर अली इमाम। तो मई 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष बने सर अली इमाम। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना, गया तथा अन्य जिलों के लोगों ने चौकीदारी कर देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो सारण, चंपारण, शाहाबाद और पूर्णिया को अपने क्षेत्र में के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। 30 जून 1933 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। तो 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। तो ये तो था हमारा आधुनिक बिहार का तीसरा पार्ट। इसके बाद आधुनिक बिहार जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी बेनिफिशियल वीडियो है अब इसकी सूचना आपको पहले ही मिल जाएगी।
चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और भी आधुनिक बिहार के नेक्स्ट पार्ट, अंतिम और नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।